बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन छात्र छात्रों के लिए जो सेकंड सेमेस्टर में इस समय आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीएससी एजी में है या फिर आप जो है बीएससी होम साइंस कर रहे हैं। तो आप किसी भी सेक्टर में है, बीए बीएससी बीकॉम इन सभी से, तो आपको यह लेक्चर पूरा का पूरा देखना परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर बाइलिंगुअल चर्चा करेंगे, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके प्रश्न लिखे हुए मिलेंगे। और इस प्रकार से आप जो है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप अंग्रेजी मीडियम के हैं, दोनों के लिए आपके लिए यह लेक्चर समर्पित है पूर्ण रूप से। तो आइए हम जो है प्रकार से बात करते हैं कि आखिरकार सेकंड सेमेस्टर में जो आपका बीए बीएससी बीकॉम बीएससी होम साइंस बीएससी एजी, इसमें जो आपका सेकंड सेमेस्टर में जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है अर्थात को करिकुलर जो कोर्स होता है उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार से इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने की पूर्ण रूप से संभावना है। सॉल्व मॉडल पेपर है ये 2022 की परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, तो आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बार जो है जो सारे प्रश्न आप देखेंगे बहुत ही मज़ा आएगा, जाहिर सी बात है। तो फटाफट से वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में जितने फ़ोन हैं आपके सभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे बस यही रिक्वायरमेंट है। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के पास। ओके, तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ ये आपके पेपर का नाम है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ये आपके जो है एक प्रकार से पेपर का नाम है। यानी कि यहाँ से आपको जैसे प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन का आपने पेपर दिया होगा, खाद्य पोषण और स्वच्छता का आप लोगों ने दिया पेपर की, पेपर नहीं दिया होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आए थे। ठीक इसी प्रकार से आपका जो सेकंड सेमेस्टर है बीए का, बीएससी का, बीकॉम का या बीएससी होम साइंस बीएससी एजी का, उसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। मज़ेदार बात यह है कि ये परीक्षा जो होती है इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो और 33% अगर आप इसमें से कर पाते हैं तो आप जो है एक प्रकार से उत्तीर्ण हो जाते हैं इस कक्षा में। तो कोई परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस 3-4 वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आएंगी, उनको आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें मैंने स्थान दिया है। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, स्क्रीन पर देखिएगा सभी लोग, देखिए जो स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव यंत्र जो होता है वो क्या होता है। प्रश्न बड़ा अच्छा है, पर्सनल प्रोटेक्टिव यंत्र क्या है? फेस मास्क या जो है एक प्रकार से एप्रिन या फिर दवाइयाँ या ड्रेस। अच्छा, यहीं पर आप जो है सेकंड वाला मतलब कि अंग्रेजी में भी देख सकते हो, नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। तो आपकी इच्छा, अच्छा मुझे कंफर्ट फील होगा हिंदी में पढ़ने में, क्योंकि मैं शुरुआत से हिंदी का छात्र रहा हूँ। अंग्रेजी पढ़ने में भी दिक्कत होती है और समझने में भी दिक्कत होती है, लेकिन कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होती। अंग्रेजी भी पढ़ सकता हूँ, मतलब कि लगभग तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिंदी ज़्यादा बेटर मेरे लिए है, क्योंकि मैं हिंदी का ही स्टूडेंट हूँ, हिंदी से मास्टर डिग्री वगैरह रहे। तो उसमें आप जो है पर्सनल जो है प्रोटेक्टिव यंत्र क्या है, तो इसमें बताइए फेस मास्क है, एप्रिन है या दवाइयाँ हैं या ड्रेस है। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, फटाफट से बताने का प्रयास, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग बताने का प्रयास करोगे। ओके, चलिए बताइए। अंग्रेजी में यहीं पर आपको लिखा है कि व्हाट इज़ अ जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव जो है इक्विपमेंट, बताने का प्रयास करेंगे। फेस मास्क, एप्रिन या फिर मेडिसिन या फिर ड्रेस। बताइए सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ओके, बताइए सभी लोग फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी क्या रहे हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव यंत्र जो है आप लोगों को अभी कोरोना में खास करके दिखा होगा फेस मास्क। ओके, यानी कि जो फेस मास्क है ये यही ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो ये सब आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताइए, घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पानी का, रुई का, तेल का या फिर जो है सेवलान सॉल्यूशन का। बताने का प्रयास करेंगे। विच वन इज़ यूज टू क्लीन द वाउंड? वाटर, कॉटन या फिर जो है सेवलान सॉल्यूशन या फिर ऑयल। बताने का प्रयास करेंगे घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं।
तो भाई जाहिर सी बात है सेवलान सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष आ चुका है स्क्रीन पर, बड़े ही आसानी से देखेंगे सभी लोग। जो है प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न आपके समक्ष है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाले मतलब कि होने पर या फिर दस्त होने पर, शरीर में अगर आपकी पानी की कमी हो जाती है या दस्त हो जाती है आपको, तो ऐसी स्थिति में जो दिया जाने वाला उपचार होता है जो कि सर्वप्रथम देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सर्वप्रथम कौन सा उपचार देते हैं? ठंडा पानी देते हैं या गर्म पानी देते हैं या पैरासीटामॉल देते हैं या फिर ORS का घोल देते हैं? बताइए सभी लोग। अच्छा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर नीचे अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा। ओके, अंग्रेजी वाले यहाँ पर देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट ट्रीटमेंट गिवन व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी और इन केस ऑफ जो है डायरिया इज। ओके, यानी कोल्ड वाटर, हॉट वाटर या फिर पैरासीटामॉल या फिर ORS मिक्सचर। बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। शरीर में पानी की कमी होने पर या दस्त होने पर दिया जाने वाला उपचार जो कि सर्वप्रथम देते हैं हम, वो क्या है? तो ORS का घोल देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी होगा। ORS मिक्सचर देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि हड्डियां टूटने पर सहारा देने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। हड्डियां टूटने पर सहारा देने के लिए क्या प्रयोग होता है? पट्टियां, गर्म पट्टी या फिर फर्स्ट एंड ये जो है स्पंटेनी वुडन या फिर डी लकड़ी के टुकड़े? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। यानी कि व्हाट इज़ यूज टू सपोर्ट ब्रोकन बोन्स? बताइए। आप संचार आपको दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। बैंडेज या फिर वार्म बैंडेज या फर्स्ट एंड स्प्रिंट वुडन या फिर वुडन जो है एक प्रकार से पीसेस, लकड़ी के टुकड़े। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो हड्डियाँ टूटने पर सहारा देने के लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं वो क्या है? फर्स्ट एंड स्पेंट यानी कि वुडन। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। शरीर के तापमान की वृद्धि होने पर, प्रश्न है कि शरीर के तापमान की वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है? बताइए। शरीर के तापमान की मतलब कि शरीर के तापमान की वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है? बताने सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि विच डिसीजेस ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? हार्ट अटैक आता है या फिर मोच यानी कि स्प्रेन या फिर फीवर यानी कि बुखार या फिर कोल्ड यानी जुकाम? बताइए क्या होता है? शरीर के तापमान की अगर वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि आपको बुखार है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, फीवर है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है और तमाम प्रकार के प्रश्न और भी बनते हैं, हालांकि हम चर्चा करते रहेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो 98.4 होता है। ये बात जान लीजिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम जो होता है वो कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान को जो है तापक्रम जो होता है वो 98.4 होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से एग्जाम से प्रश्न आपसे पूछ सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे पूछेगा कि पट्टी कैसे बांधनी चाहिए, तो क्या बताएंगे? ना ढीली ना कसी। ऑप्शन देगा ढीली कसी कैसे बांधे, तो ना ढीली बांधे ना कसी बांधे, इस प्रकार से। वैसे पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? तो पट्टियाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। ओके, ये सब बातें ध्यान रखेंगे। हालांकि हम आगे बढ़ते और इन मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो है अगले प्रश्न का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए प्रश्न क्या है आपके समक्ष। प्रश्न है आपके समक्ष, यहीं पर देखिएगा, एक मिनट। हाँ, प्रश्न है कि वाहक द्वारा घायल को कैसे लिटाया जाता है? वाहक द्वारा घायल को कैसे लिटाया जाता है? सीधा लिटाया जाता है या उल्टा या पेट के बल या हाथों के बल? जो वाहक यानी कि जो वाहनों के द्वारा या फिर वाहक के द्वारा घायल होते हैं, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो है हाउ इज़ द वंडेड लेड बाय द कैरियर, यानी तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी में और भी तमाम सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो कुछ आपको यहाँ पर जो है लगे उसके हिसाब से करिएगा। हिंदी में मैं बताना ज़्यादा सूटेबल हूँ। तो वाहक द्वारा घायल को कैसे लिटाया जाता है भाई? तो पेट के बल लिटाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि यदि 2 व्यक्ति घायल हों तो स्थानांतरण कैसे होता है? मदद द्वारा, दोनों मिलकर के स्वयं, या फिर किसी तीसरे के इंतजार करने तक, या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा कि यानी कि हाउ कैन ट्रांसफ़र
टेक प्लेस इफ़ टू पर्सन आर इंजर्ड। बताइए, बाई हेल्प, बोथ टुगेदर देमसेल्व्स, या फिर वेटिंग फॉर अ थर्ड पर्सन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? यदि दो व्यक्ति घायल हों तो स्थानांतरण कैसे हो सकता है? स्थानांतरण यानी कि जो है एडजस्ट जो होता है, इंजर्ड यानी कि जो पर्सन्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र टेक प्लेस कैसे होता है? स्थानांतरण कैसे होता है भाई? तो दोनों मिल करके स्वयं, यानी कि बोथ टुगेदर देमसेल्व्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, यानी कि दोनों मिलकर के स्वयं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि समय से मल त्यागना। प्रश्न आपके समक्ष है, समय से मल त्याग करना किसके लक्षण हैं? समय से मल त्याग करना किसके लक्षण हैं? स्वस्थ व्यक्ति के, या कुपोषित व्यक्ति के, या अस्वस्थ व्यक्ति के, या गंभीर व्यक्ति के? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सॉरी, गंभीर बीमार व्यक्ति के। तो बताने का प्रयास करें सभी लोग। प्रश्न है आपका कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ जो है बोवेल मूवमेंट इन टाइम, यानी कि हेल्थ पर्सन, या फिर जो कुछ भी और आगे ऑप्शन आपको दिए गए हैं आप देख लीजिएगा, ज़्यादा समय लगेगा अगर ऐसे पढ़ेंगे तो समय से मल त्याग करना किसके लक्षण है भाई? तो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, घुटने की पट्टी बांधने की कितनी स्थितियाँ होती हैं? घुटने की पट्टी बांधने की कितनी स्थितियाँ होती हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। घुटने की पट्टी बांधने की कितनी स्थितियाँ होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 6? बताइए सभी लोग, बताइए। यानी कि हाउ मेनी पोजिशंस आर दियर टू टाई द नी बैंडेज? ओके, 2, 3, 4 एंड 6। तो घुटने की पट्टी बांधने की जो स्थितियाँ होती हैं वो 3 स्थितियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, यानी 3। अगला प्रश्न देखिएगा, हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या बांधा जाता है? हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या बांधा जाता है? यानी कि व्हाट इज़ द टाइड टू सपोर्ट द हैंड और आर्म? बताइए, लकड़ी या प्लास्टिक का टुकड़ा यानी पीसा प्लास्टिक, या फिर बैग यानी झोला, या फिर नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए जो बांधा जाता है वो झोला बांधा जाता है। किस क्या बांधा जाता है भाई? हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या बांधा जाता है? तो बैग बांधा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका झोला। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न, अगर आपसे और एग्जाम से प्रश्न क्या पूछे, और भी तमाम सारे एग्जाम से बन सकते हैं कि एक दिन में कम से कम कितनी बार मल त्याग करना चाहिए, ये प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? तो लगभग जो है एक दिन में 2 बार कम से कम मल त्याग करना चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा ये बात, यानी कि एटलीस्ट हाउ मेनी टाइम्स अ डे शुड वन पास स्टूल? ओके, तो आप क्या बताएंगे? 2। अच्छा, आपसे कहेगा कि चबाया गया जो खाना होता है वो किसके माध्यम से पेट में जाता है? तो ग्रास नली के माध्यम से वो किस में जाता है? पेट में जाता है। ओके, तो ये सब एग्जाम से प्रश्न अगर बनेंगे तो आप आसानी से इसको जो है कर पाएंगे। और भी जो मेरे द्वारा मॉडल पेपर दिए जाएंगे उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो उसको जो है आप लोग और भी वीडियोज़ जो आएंगे उसको ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो तो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें मैं छोटे छोटे प्रश्नों को आपके समक्ष ला रहा हूँ। ओके, ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर कर सकें। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है लेक्चर। देखिए, अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र के अंगों की संख्या है। श्वसन तंत्र के अंगों की संख्या है कितनी है? 5 है, 7 है, या फिर 3 है, 2 है? यानी कि द नंबर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द जो है रिप्रोडक्टरी जो सिस्टम होता है, ठीक है, रेस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है, यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है आपका, तो वो श्वसन तंत्र जो होता है उस वो एक प्रकार से उसके कितने अंग होते हैं? तो इसके मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं श्वसन तंत्र के। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा, 7। अगला प्रश्न देखिएगा, वायु कोश की भित्ति है होती है। वायु कोश की भित्ति होती है मोटी होती है, या परतदार होती है, या अत्यंत पतली होती भाई, या रेशेदार होती है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो द वॉल ऑफ द ईयर जो है सैकिज, यानी कि थिक, या फिर लेयर्ड, या फिर वेरी थिन, या फिर जो है फिब्रस? बताइए, रेशेदार, फाइबर्स, रेशेदार। तो वायु कोश की जो भित्ति होती है भाई, वायु कोश की जो भित्ति होती है वो अत्यंत पतली होती है, यानी कि वेरी थिन होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, रुधिर का लाल रंग होने का कारण है। रुधिर का लाल रंग होने का कारण क्या है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। आप रुधिर यानी कि रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर हेमोग्लोबिन, या फिर जो है एक प्रकार से नाइट्रोजन? ये देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो रुधिर का यानी कि जो खून का लाल रंग होता है उसका कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। ओके, ऑप्शन सी में दिए हीमोग्लोबिन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा कि शरीर में, प्रश्न आपको दिया हुआ है भाई, प्रश्न आपको दिया हुआ है कि शरीर में, मानव शरीर में यानी कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ लंग्स इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है, इज, तो बताइए 2, 4 या फिर 3 या फिर 1, बताने का प्रयास करेंगे। तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है भाई? सभी को पता होगा 2 होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मानव शरीर के प्रमुख श्वसनांग हैं। मानव शरीर के प्रमुख श्वसन के अंग हैं, यानी कि जो है, देखिए मानव शरीर के प्रमुख श्वसनांग कौन कौन से हैं भाई? नाक, बक्षगुहा या फिर ग्रासनली, फेफड़े। तो मानव शरीर के श्वसन अंग हैं, बताइए बताइए कौन है? तो भाई फेफड़े जो है ये मानव शरीर के प्रमुख श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, यानी लंग्स। अगला प्रश्न देखिएगा, गले की सूजन एक बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, यानी कि जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट इज जो है इलनेस। ओके, बताइए तो बैक्टीरियल या फिर संक्रामक या मौसमी या आनुवांशिक, बताने का प्रयास करेंगे। गले की जो सूजन होती है एक बीमारी है, कैसी बीमारी है ये? गले की सूजन संक्रामक बीमारी है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष, और भी प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा सकता है, जैसे कि धुएं के कारण से त्वचा का रंग पड़ जाता है, कैसा पड़ जाता है भाई? धुएं के कारण से जो है जो त्वचा का रंग होता है वो पीला पड़ जाता है। ओके, ये सब बात ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम से छप जाए। या आपसे प्रश्न पूछे कि गले में सूजन के लक्षण किसके आधार पर अलग अलग हो सकते हैं? तो भाई किसके आधार पर? वायरल इन्फेक्शन के आधार पर और बैक्टीरियल के आधार, दोनों के आधार पर हो सकते हैं। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बढ़िया प्रश्न है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न लाया जाए भाई। एक बार जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर अच्छा, अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे किसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है? किसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, तो क्या आंसर आपका होगा? हृदय का, मस्तिष्क का, या अस्थियों का, या फिर संधियों का? तो भाई हृदय जो होता है ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न आ चुका है। देखिए सभी लोग, प्रश्न क्या है कि रक्त का थक्का, रक्त यानी रुधिर का थक्का बनने में विशेष भाग लेता है। रुधिर का थक्का बनने में विशेष भाग लेता है। ऑप्शन ए दिया है आपको, यानी कि टेक से जो है स्पेशल पार्ट इन ब्लड जो है क्लॉटिंग, बताने का प्रयास करेंगे। जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा, या फिर जो है एक प्रकार से वैस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहनीय ऊतक, या फिर एंटीबॉडीज़, बताने का प्रयास करेंगे। तो रुधिर का थक्का बनने में विशेष जो भाग लेता है वो है आपका कौन सा भाई? पहला ऑप्शन यानी कि जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि यदि 10 मिनट तक रक्तस्राव बंद ना हो तो पट्टी अधिक कसी हुई बांधें, या फिर ढीली बांधें, या फिर ना बांधें, या फिर कुछ भी ना करें। यानी कि आपसे यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी वालों कि इफ़ ब्लीडिंग डज नॉट स्टेप फॉर 10 मिनट्स देन बैंडेज शुड, यानी कि टाइट, या फिर टाई लूजली, या फिर डोंट टाई, या फिर डू नथिंग, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट से। यानी कि यदि 10 मिनट तक रक्तस्राव यानी खून का जो बहाव है वो बंद नहीं होता है, 10 मिनट तक रक्तस्राव यानी खून का बहाव बंद ना हो तो पट्टी हमको अधिक कसी हुई बांधना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, यानी कि टाई टाइट। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्तस्राव होता है धमनी से, सिरा से, या फिर दोनों से? यानी कि जो ब्लीडिंग जो है ऑकर्स फ्रॉम, जो है ब्लीडिंग ऑकर्स फ्रॉम आर्टरी यानी कि, या फिर वेन यानी सिरा, ठीक है। इसके अलावा बोथ यानी दोनों से, बताइए। रक्तस्राव होता है भाई, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आपका आ रहा है, बिल्कुल दोनों से होता है भाई, बोथ ए एंड बी। ओके, दोनों। अगला प्रश्न आपके समक्ष है दबाव बिंदु। प्रश्न आपके समक्ष क्या है? प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, विजुअल है कि दबाव बिंदु का प्रयोग शरीर के किस अंग पर नहीं करना चाहिए? दबाव बिंदु का प्रयोग शरीर के किस अंग पर नहीं करना चाहिए? यानी कि आपसे कह रहा है अंग्रेजी में कि ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी द प्रेशर पॉइंट शुड नॉट बी यूज्ड, यानी कि हेड, नेक, या फिर ट्रंक यानी कि धड़, सिर, गर्दन, या फिर धड़, या फिर सभी।
तो दबाव बिंदु का प्रयोग शरीर के किस अंग पर नहीं करना चाहिए? तो अंग आपका कौन सा भाई? किस अंग पर नहीं करना चाहिए? दबाव बिंदु का प्रयोग शरीर के किस अंग पर नहीं करना चाहिए? तो भाई इन सभी पर नहीं करना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल द एबव। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सीने के दर्द में डॉक्टर कौन सी दवा का परामर्श देते हैं? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सीने में अगर आपके दर्द होता है तो उसके लिए डॉक्टर कौन सी दवा का परामर्श देते हैं? यानी कि आपसे कह रहा है कि विच मेडिसिन डज द डॉक्टर रिकमेंड इन चेस्ट पेन? ओके, बताइए। दवा का नाम आपको समक्ष लिखा हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जो है थ्रोम्बोलाइटिक दवाएं यानी मेडिसिन, और आपको सी में दिया है रक्त को पतला करने वाली दवाएं यानी कि ब्लड थिनर्स, या फिर ऑल द एबव। बताने का प्रयास करेंगे ऊपर सभी। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीने के दर्द में डॉक्टर कौन सी दवा का परामर्श देते हैं? ये सभी दवाओं का प्रयोग देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, तो अगला प्रश्न देखिएगा आप। तो सीने के दर्द में डॉक्टर कौन सी दवा का परामर्श देते हैं? सभी दवाओं का। ओके, ये जितनी लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन या फिर जो है स्पिंडल कोशिका? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो रुधिर कणिकाओं में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है भाई? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखिए सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, देखें सभी लोग देखिएगा। अच्छा, आपसे पूछेगा कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 3 से 8 दिन के आसपास होता है। ओके, आपसे पूछे श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं यानी कि जो WBC होती हैं उनका कितना होता है? तो 4 से 20 दिन के आसपास होता है इनका जीवन काल। ठीक है, ब्लड सेल्स जो कि एक प्रकार से यानी कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मानव हृदय में कितने तल होते हैं तो क्या बताएंगे? 3 तल होते हैं। ओके, मानव हृदय में कितने तल होते हैं भाई? 3 तल होते हैं। ओके, तो ये सब एग्जाम पढ़ने में से बढ़िया प्रश्न है। रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो। ओके, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास हम करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लीडिंग तेज होने पर यदि वह दबाव से भी ना रुके तो किसका प्रयोग करना चाहिए? प्रश्न आपसे के समक्ष है कि ब्लीडिंग तेज होने पर यदि वह दबाव से भी ना रुके तो किसका प्रयोग करना चाहिए? यानी यहीं पर अंग्रेजी में आपको दिया हुआ है कि इफ़ सर जो है सेवर ब्लीडिंग डज नॉट स्टेप इवन विथ प्रेशर देन विच वन शुड वी यूज़? यानी कि आपको दिया है टूर्निकेट या फिर जो है पट्टी यानी कि बैंडेज या रुई या फिर किसी का भी नहीं। तो ब्लीडिंग तेज होने पर यदि दबाव या फिर वह दबाव से भी ना रुके तो हमको किसका प्रयोग करना चाहिए? टूर्निकेट किट का। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा, टूर्निकेट। ओके, ऑप्शन नंबर इसका है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है कि घर्षण में रक्तस्राव होता है, तेज होता है भाई कि धीमा होता है, लगातार होता है, न्यूनतम होता है? बताइए। घर्षण में जो होता है यानी कि इन फ्रैक्शन ब्लीडिंग ऑकर्स। बताने, घर्षण में रक्तस्राव होता है, कैसा होता है घर्षण में रक्तस्राव? तेज होगा कि धीमा होगा या न्यूनतम होगा? तो घर्षण में रक्तस्राव कैसा होगा भाई? न्यूनतम होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, मिनिमम होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि दर्दनाक यानी कि पीड़ादायक घर्षण में किसका प्रयोग करते हैं? लिडोकेन का या फिर जो है बोजोकेन का या दोनों का करते हैं? प्रश्न आपके समक्ष क्या है अंग्रेजी में कि विच वन इज यूज्ड इन पेनफुल सोर एंड जो है फ्रिक्शन? बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दर्दनाक या पीड़ादायक घर्षण में हम जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? जो है सिडोकेन का भी करते हैं और बेजोकेन का भी करते हैं। यानी ऑप्शन सी में दिया है दोनों का, आ और बा दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है छाती का दर्द बढ़ जाता है, छाती का दर्द बढ़ जाता है यानी कि चेस्ट पेन इंक्रीजेज व्हेल? बताने का, हंसने पर यानी कि लाफिंग, या फिर खांसने पर यानी कि ऑन कफिंग, या फिर जो है छींकने पर यानी कि स्नीजिंग, या फिर ऑल ऑफ द एबव, ऊपर सभी से। तो छाती का दर्द कब बढ़ जाता है भाई? जब हम लोग खांसते हैं, छींकते हैं ज़्यादा तो हमारे छाती का दर्द क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी यानी कि चेस्ट पेन बढ़ जाता है, ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि छाती की चोट में सम्मिलित है, बताने का प्रयास करेंगे। छाती की चोट में सम्मिलित है पसली का टूटना या घर्षण या फेफड़ों या फिर दिल को क्षति या फिर सभी, बताएं। यानी कि चेस्ट इंजरी इन्वॉल्व्स जो है रिब फाइबर्स या फिर फ्रिक्शन या फिर लंग और हार्ट डैमेज या ऑल ऑफ द एबव, बताने का प्रयास करेंगे। तो छाती की चोट में क्या सम्मिलित है? घर्षण, पसली का टूटना, फेफड़ों या दिल को क्षति, ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी, ऑल द एबव या फिर आपका उपरोक्त सभी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। और भी एग्जाम्स में अगर आपसे प्रश्न पूछे, जैसे कि आपसे पूछ सकता है प्रश्न आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, प्रश्न क्या बन सकता है एग्जाम पढ़ने से बढ़िया कि जो है किसे खुला छोड़ना इन्फेक्शन को दावत देना है। अलमारी को खुला छोड़ना है, घर को, या फिर घाव को, या रसोई को। अगर आप अपने घाव को खुला छोड़ देते हैं तो इन्फेक्शन को आप जो है दावत दे रहे हैं, यानी कि आप उसको न्योता दे रहे हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि घाव होने पर कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए, तो घाव होने पर टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम पढ़ने में से बढ़िया प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछे कि हाथ या पैर पर ब्लीडिंग होने पर अंग को ऊपर उठाना चाहिए या नीचे करना चाहिए या तिरछा करना चाहिए, हिलाना चाहिए। तो भाई हाथ या पैर पर जब ब्लीडिंग हो जाए तो ऊपर उठाना चाहिए हाथ या पैर को। ओके, इससे क्या होता है? रक्तस्राव कम होने लगता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम पढ़ने में से बढ़िया प्रश्न है और ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम कहाँ से मिलता है, बताने का प्रयास करेंगे। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, दही से मिलता है, या पनीर से मिलता है, या हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, या फिर इन सभी से मिलता है, बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए जो कैल्शियम मिलता है हमको, ये इन सभी से मिलता है। पनीर से भी मिलता है, दूध दही से भी मिलता है, और हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। ओके, यानी कि आपको अंग्रेजी में दिया है कि वर डज नॉट कैल्शियम कम फ्रॉम टू कीप, सॉरी डज बोल नॉट बोल दिया, वर डज जो है कैल्शियम कम फ्रॉम टू कीप बोन्स जो है हेल्दी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखिएगा, हड्डी टूटने के कारण क्या है? हड्डी टूटने के कारण है चोट गिरना, या फिर लड़ाई झगड़ा, या फिर दौड़ना, या खेलों में भाग लेना, या उपरोक्त सभी, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई जो है हड्डी टूटने का यानी कि द केसेस ऑफ बोन जो है फ्रैक्चर आर, तो इसका मतलब है कि जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा से भी हड्डी टूटती है, चोट से भी हड्डी टूटती है, कहीं पर आप गिर जाए साइकिल मोटरसाइकिल से तो भी आपकी हड्डी टूटती है, दौड़ रहे हैं आप तो खेलों में भाग ले रहे हैं तो भी आपकी हड्डी टूट सकती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हड्डी टूटने के सारे कारण है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, उपास्थियों में अकार्बनिक पदार्थों का, प्रश्न है कि उपास्थियों में अकार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत होता है, कितना होता है भाई? यानी कि जो है एक प्रकार से जो इनऑर्गेनिक जो एक प्रकार से सब्सटेंस है, यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें जो यानी कि जो उपास्थियाँ होती हैं, उन उपास्थियों में अकार्बनिक पदार्थों का परसेंटेज कितना होता है? तो 22% होता है, यानी 22% होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि फ्रैक्चर की रोकथाम के उपाय हैं। फ्रैक्चर की रोकथाम के उपाय क्या है भाई? पोषण एवं धूप, या किसी की मदद लेकर, या किसी संस्था के द्वारा हम फ्रैक्चर को रोक कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में नीचे लिखा हुआ, आप इन लोग इसको पढ़ते रहिएगा। तो फ्रैक्चर की रोकथाम के उपाय कौन से भाई? फ्रैक्चर की रोकथाम के उपाय कौन से हैं? पोषण और धूप। ओके, क्या? पोषण और धूप। अगर फ्रैक्चर से बचना तो पोषण और धूप का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्यायाम से मजबूत होता है क्या? व्यायाम से क्या मजबूत होता है भाई? यकृत मजबूत, या सिर, या प्लीहा, या हड्डियाँ? एक्सरसाइज स्ट्रेंथ, बताइए। एक्सरसाइज से क्या मजबूत होता है भाई? लीवर, या हेड, या फिर बोन्स, या फिर स्प्लीन, बताइए, बताने का प्रयास करेंगे। तो व्यायाम से क्या मजबूत होता है भाई? व्यायाम से क्या मजबूत होता है? व्यायाम से हड्डियाँ जो होती हैं ये आपकी मजबूत होती हैं। ओके, यानी जो बोन्स होती हैं वो मजबूत होती हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सूजन आने पर किससे किससे काम किया जा सकता है? सूजन आने पर किससे काम चलाया जा सकता है, काम किया जा सकता है, सूजन आने पर किससे सूजन को कम किया जा सकता है, बताइए। सूजन किससे कम किया जा सकती है? पानी से, सिरके से, या फिर बर्फ़ से, या लोशन से, बताने का प्रयास। तो सूजन आने पर जो है बर्फ़ से कम किया जा सकता है सूजन को, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं।
अगर आपके एग्जाम से आपसे प्रश्न पूछ ले, आपसे एग्जाम से अगर प्रश्न पूछ ले कि हड्डी टूट कर जुड़ने के बाद क्या जटिलताएं आती हैं, हड्डी के टूट कर अगर जुड़ जाती है हड्डी तो उसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, गलत जगह अगर जुड़ जाती तो प्रॉब्लम है, और हड्डी का विकास भी रुक जाता है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट से बढ़िया प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि फ्रैक्चर हुई हड्डी का कितने हफ्तों के लिए स्थिरीकरण कर दिया जाता है, तो कितने हफ्तों के लिए भाई, 2 से 8 हफ्तों के लिए स्थिरीकरण कर दिया जाता है हड्डी का, ताकि उसमें कोई मोशन हो, प्लास्टर वगैरह बांध करके उसको रोक दिया जाता है। आपको पता ही होगा। ओके, ये सब क्लियर होगी बातें। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा आ गया, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि कौन सी तंत्रिकाएं, प्रश्न है कि कौन सी तंत्रिकाएं बाहरी और शरीर के ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। कौन सी तंत्रिकाएं बाहरी और शारीरिक ज्ञान, मतलब कि शरीर के ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, भाई बताने का प्रयास करेंगे। संवेदक तंत्रिकाएं या प्रेरक तंत्रिकाएं या मिश्रित तंत्रिकाएं या फिर उपयुक्त सभी तंत्रिकाएं, बताने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में नीचे लिखा हुआ है कि विच नर्वस कैरी एक्सटर्नल एंड बॉडी नॉलेज टू द ब्रेन। ओके, बताइए, सेंसरी नर्वस या फिर जो है मोटर नर्वस या मिक्स्ड नर्वस या ऑल ऑफ द एबव, बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भाई जो संवेदक तंत्रिकाएं होती है, यानी कि जो सेंसरी जो है नर्वस होता है, वो जो होती हैं वो तंत्रिकाएं बाहरी और शरीर के ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, संवेदक तंत्रिकाएं यानी कि सेंसरी नर्वस। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मस्तिष्क के भाग होते हैं, मस्तिष्क के भाग होते हैं यानी कि ब्रेन हैज़ पार्ट्स। मस्तिष्क के भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 2 4 3 5, बताइए भाई मस्तिष्क कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, यानी कि 3। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि शरीर की माप की तुलना में, शरीर की माप की तुलना में या अनुपात में, शरीर की माप की तुलना में किस, या फिर शरीर की माप की तुलना में या अनुपात में किसका मस्तिष्क सबसे अधिक बड़ा होता है, बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि अंग्रेजी में देख लीजिए, यहीं पर प्रश्न लिखा हुआ है कि हुज ब्रेन हैज़ द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन एज कंपेयर्ड टू बॉडी साइज, बताने का प्रयास करेंगे। लायन ब्रेन्स या फिर जो है वेल ब्रेन्स या फिर वुमेन ब्रेन्स या फिर नन ऑफ दीज, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न क्या है कि शरीर की माप की तुलना में या अनुपात में किसका मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है इनमें से, तो भाई मनुष्य का, यानी कि मस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा होता है शरीर की माप की तुलना में या अनुपात में देखा जाए तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। वैसे मतलब कि वो बात नहीं की जा रही, मतलब कि एवरेजन यानी कि औसतन शरीर के हिसाब से जो मस्तिष्क होता है उसके हिसाब से, तो भाई मनुष्य की सबसे अच्छी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, केंद्रीय स्नायु संस्थान में आते हैं, केंद्रीय स्नायु संस्थान में आते हैं, बताइए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स, बताएं ब्रेन या फिर जो है स्पिनल कॉर्ड या फिर बोथ, यानी कि ए एंड बी और नन ऑफ दिस डी ऑप्शन, यानी कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु या फिर दोनों। तो केंद्रीय स्नायु संस्थान में क्या आता है भाई, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, यानी कि आ एंड बा दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्नायु संस्थान का आधार है, स्नायु संस्थान का आधार है यानी कि द बेसिस ऑफ द नर्वस सिस्टम इज, स्नायु ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू या स्नायु कोशिका यानी कि नर्वस सेल्स या फिर एक प्रकार से न्यूरॉन या फिर केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो स्नायु संस्थान का आधार क्या है, स्नायु ऊतक यानी कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये स्नायु संस्थान के क्या है, आधार है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि तंत्रिकाएं मेल से बनती, तंत्रिकाएं किसके मेल से बनती भाई, द्रव्य के, न्यूरॉन के या कोशिका के, ऊतक के। तो भाई तंत्रिकाएं जो होती है न्यूरॉन के मेल से बनती हैं, न्यूरॉन के मेल से क्या बनती है, तंत्रिकाएं बनती है। ओके, तो ये प्रश्न आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर आ चुका है, देखने का प्रयास करें सभी लोग। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपके तमाम सारे प्रश्न जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो है पहले ही लाइक कर दिया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो यही सारे प्रश्न आपके दिमाग में क्या आपके वहाँ पर आने का प्रयास, या मतलब कि आपके पेपर में यही प्रश्न छपेंगे, आप बीए में हो, बीएससी में, बीकॉम में, किसी भी ईयर में हो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम से अगर प्रश्न पूछे कि मस्तिष्क का भार कितना होता है भाई, तो एक मतलब कि 1.5 किलो के आसपास होता है मस्तिष्क का भार। आपसे पूछेगा कि प्रामस्तिष्क, मस्तिष्क का कितना भाग होता है,
तो भाई कितना होता है, 2/3 होता है। ओके, ये सब एग्जाम से प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि बीच बीच में आपको बता दें। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि खोखली मस्तिष्क की गुहा में कितना, मतलब कि कितना तरल भरा होता है, तो खोखले मस्तिष्क की गुहा में कितना तरल भाग भरा हुआ होता है, कितना तरल भरा होता है, तो 80 से 150 मिलीलीटर तरल जो है पदार्थ भरा हुआ होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है आपके समक्ष, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि स्नायु तंत्रिकाओं के सिरे कितने प्रकार के होते हैं, तो स्नायु तंत्रिकाओं के जो सिरे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि लार में एक पाचक एंजाइम होता है जो कहलाता है। प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, प्रश्न है कि लार में एक पाचक एंजाइम होता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, तो बताने का प्रयास करेंगे। लार में एक पाचक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं, टाइलिन के नाम से जानते हैं। ओके, सलाइवा कंटेंस जो है डिजेस्टिव जो है एंजाइम कॉल्ड। ओके, तो टाइलिन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं। अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं भैया, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ आर देयर, बताइए 6, 4, 8 या फिर 10, बताने का। तो अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं भैया, अस्थाई दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि 4 टाइप ऑफ परमानेंट टीथ आर देयर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दांत कठोर पदार्थ के बने हुए होते हैं जिसे क्या कहते हैं, दंत गुहा या दंतस्थि या फिर दंत ग्रीवा, यानी कि टीथ आर मोड ऑफ हार्ड मटेरियल कॉल्ड, यानी कि जिस दांत जो होते हैं कठोर पदार्थ के बने होते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिसे दंत अस्थि कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, डेंटल बोन। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दांतों को के द्वारा पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी किसके द्वारा, टीथ जो है ऑप्शन और जो ऑप्टेन न्यूट्रिशन थ्रो, यानी कि आपसे कह रहा है कि दांतों को जो है किसके द्वारा पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, दांतों को मेरे भाई रुधिर के द्वारा, यानी खून के द्वारा क्या होता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है रुधिर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी, ब्लड। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मनुष्य होता है समदंती होता है, एकल दंती होता है, विषम दंती होता है, फिर ऊपर सभी, तो मैन इज इवन टूथ या सिंगल टूथ या ओल्ड टूथ या फिर ऑल द एबव, बताने का प्रयास करेंगे। तो मनुष्य कैसा होता है भाई, मनुष्य विषम दंती होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ओल्ड टीथ टूथ। ओके, विषम दंती। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, वसा को पचाता है, वसा को कौन पचाता है भाई, लाइपेज एंजाइम या फिर ट्रिप्सिन या फिर एमाइलेज, यानी या फिर ये सभी पचाते हैं। फैट इज जो है डाइजेस्टेड बाई, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वसा को कौन पचाता है भाई, वसा को कौन सा पचाता है, तो लाइपेज जो होता है वसा को पचाता है, लाइपेज नामक जो एंजाइम। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रही है, देखें सभी लोग प्रश्न को, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। ओके, चलिए प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है आप लोग देखने का प्रयास करें सभी लोग, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा साथ ही साथ। देखिए और भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है, प्रश्न आपके समक्ष पूछा गया है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि केमिकल बर्न का मुख्य कारण क्या है, तो क्या बताएंगे, एसिड के कारण से केमिकल बर्न होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है भाई, देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है, इसमें से मतलब कि पहला प्रश्न बोल रहा हूँ, ये प्रश्न है कि यदि केमिकल से केवल ऊपरी त्वचा जल जाती है, यदि केमिकल से ऊपरी त्वचा जल जाती है तो कौन सी दवा ले सकते हैं आप, बताइए। अगर आपके केमिकल से ऊपरी त्वचा आपकी जल गई तो आप कौन सी दवा लगाएंगे, OTC या फिर जो है इब्रुप्रोफेन या फिर जो है एसिटामिनोफेन या फिर ऊपर सभी, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि इफ़ केमिकल बर्स ओनली द अपर स्किन देन विच मेडिसिन कैन बी टेकन, बताने का प्रयास करें कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो भाई कौन सी मेडिसिन है वो ये सारी की सारी मेडिसिन है ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर इसका डी दिया हुआ है। तो यदि केमिकल से केवल ऊपरी तो जल जाती है तो हम जो है इब्रुप्रोफेन मिलती तो ये ले ले, OTC मिल ले, या फिर जो है एसिटामिनोफेन ले ले, मिनोफेन। ओके, तो ये सभी दवाएं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ठंडे तापमान के खिलाफ अपने शरीर की स्वचालित रक्षा है। ठंडे तापमान के खिलाफ अपने शरीर की स्वचालित रक्षा क्या है भाई, खुद को गर्म करने का प्रयास, खुद को गर्म करने का प्रयास, ये ठंडे तापमान के खिलाफ अपने शरीर की स्वचालित रक्षा है। यानी कि अगर आप अपने आप को गर्म कर लेंगे तो ठंडा तापमान जो होगा एक प्रकार से आपको महसूस नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, आ करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं, यानी कि योर बॉडी ऑटोमेटिक जो है
डिफेंस अगेंस्ट हाई टेम्परेचर इज अटेम्प्ट टू वार्म इटसेल्फ। ओके, अगला प्रश्न है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया के जोखिम कारकों में शामिल है। प्रश्न क्या है आपके समक्ष? हाइपोथर्मिया के जोखिम कारकों में शामिल है थकावट, बड़ी उम्र, या फिर बहुत कम उम्र, या फिर ये सभी बताने का प्रयास करेंगे। रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपोथैरेमा या हाइपोथैरेमिया इंक्लूड बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई हाइपोथर्मिया के जोखिम कारकों में शामिल जो है वो बड़ी उम्र, थकावट, बहुत कम उम्र में ये सब शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जल योजित यानी कि हाइड्रेट करने के लिए क्या किया जाता है? व्हेन कैन बी डन टू हाइड्रेट द बॉडी? फलों सब्जियों के रस यानी कि फ्रूट वेजिटेबल जूस, या जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट युक्त पानी, ओके, या फिर काफ़ी चाय से बचाओ बताने का प्रयास करेंगे। तो जल योजित यानी हाइड्रेट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए भाई? क्या किया जाना चाहिए? तो ये सभी चीज़ें, ओके, फलों सब्जी के रस, इलेक्ट्रोलाइट युक्त पानी और काफ़ी चाय से बचाओ। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सनबर्न की रोकथाम का उपचार है। सनबर्न की रोकथाम का उपचार क्या भाई? सनबर्न की रोकथाम का उपचार क्या है कि जो है एलोवेरा लोशन या फिर जेल या फिर जो है मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, त्वचा को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करें, दर्द निवारक दवा या छालों को ना फोड़ करें, मतलब कि ना फोड़ करें, मतलब कि फोड़े ना उसको। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी चीज़ें, ओके। तो सनबर्न की रोकथाम या उपचार यही है कि आप ये तमाम सारी चीज़ें करें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा प्रश्न का उत्तर, मतलब प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न देखिएगा कि एलर्जी से पीड़ित, प्रश्न क्या हुआ है आपका? प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, ओके। प्रश्न बड़ा ही फेमस प्रश्न है। आपसे पूछेगा कि फर्स्ट डिग्री बर्न का उदाहरण क्या है? तो सनबर्न जो होता है ये फर्स्ट डिग्री बर्न का उदाहरण है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए सभी लोग, प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष? प्रश्न दिया हुआ है मेरे भाई, प्रश्न दिया हुआ है कि एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति पर गंभीर असर होने पर, एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति पर गंभीर असर होने पर उसे तुरंत ले जाना चाहिए चिकित्सक या इंजीनियर या फिर इन दोनों के पास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोगों को पता होगा भाई, जब एलर्जी से व्यक्ति पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति पर गंभीर असर होता है और उस गंभीर असर को समाप्त करने के लिए तुरंत किसके पास हम ले जाते हैं? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट से, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। तो एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति पर गंभीर असर होने पर उसे तुरंत हम लोग कहाँ ले जाते हैं? चिकित्सक के पास ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, ओके। यानी अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एलर्जीज शुड बी टेकन इमीडिएटली टू डॉक्टर इन केस ऑफ सीरियस इफेक्ट्स। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि के माध्यम से भी जहर शरीर में प्रविष्ट हो सकता है जिससे चेतना जो है जा सकती है? मुंह, त्वचा या फिर नाक, या इनमें से कोई नहीं। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग फटाफट से। तो यानी कि मुंह के माध्यम से या फिर नाक के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से। तो भाई नाक के माध्यम से, नाक के माध्यम से भी जहर शरीर में प्रविष्ट हो सकता है जिससे चेतना जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं आपके समक्ष, जानवरों के काटने से बचाव के लिए क्या करते हैं? जानवरों के काटने से बचाव के लिए क्या करते हैं बताइए। प्रश्न है आपका कि व्हाट कैन यू डू द प्रिवेंट एनिमल जो है बाइट्स? जानवरों के काटने से बचाव के लिए क्या करते हैं? जानवरों को कभी न छेड़ें, लकड़ी या पत्थर ना फेंकें उन पर, जानवरों से दूरी रखें, या फिर ये सभी करें। बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो जानवरों से काटने के बचाव के लिए हमको ये सभी क्रियाएं अपनानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखिएगा, सांप काटने पर लक्षण होते हैं। सांप काटने पर क्या क्या लक्षण होते हैं भाई? सांप काटने पर सुन्नपन हो जाता है पूरा का पूरा शरीर, स्थान जहाँ पर कटा होता है वो लाल पड़ जाता है, और इसके अलावा काटे हुए इस स्थान पर गर्म जो है लगाना और सूजन आना, ये भी इसका लक्षण है। तीसरा, आँखों में धुंधलापन व बातें करना मुश्किल सा लगने लगता है। तो ये सभी तो सांप काटने पर लक्षण होते हैं, ये सभी लक्षण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ओके। यानी कि सिम्टम्स ऑफ स्नेक बाइट, ये ऑल ऑफ द एबव, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है। बताइए, सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है, क्या किया जाता है भाई? क्या किया जाता है?
तो सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में क्या किया जाता है? पेशेंट को आराम दिया जाता है, शांति व आश्वासन दिया जाता है उसको, पेशेंट को सोने ना नहीं दिया जाता है, नज़र बनाए रखी जाती है उस पर। इसके अलावा पीड़ित अंग को कस कर बांध कर एक प्रकार से मतलब रखा जाता है, यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कस करके बांध दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? डी करेक्ट होगा। ओके, या सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न क्या पूछ सकता हो सकता है आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ ले, क्या पूछ ले भाई? प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है? जैसे पूछे कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है, या ज्ञानेंद्रियों की संख्या जो है कितनी होती है बताइए। तो 5 होती है ज्ञानेंद्रियाँ। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ओके, संवेदी अंग कौन कौन से हैं? संवेदी अंग आपके जैसे कि आँख, जीभ, नाक, त्वचा, कान, नाक, ये सब क्या हैं? ये सब आपके संवेदी अंग होते हैं, यानी कि ये सब सेंसरी आर्गन्स होते हैं शरीर के। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, संवेदी अंगों के कारण से हमको किनका ज्ञान होता है, यानी क्या हमको संवेदी अंगों से प्राप्त होता है? तो हमको जैसे सर्दी गर्मी का एहसास होता है, पीड़ा का आभास होता है, हमको किसी चीज़ का दबाव है तो वो भी आभास होता है, तेज क्या है, धीमा क्या है, इन सभी चीज़ का हमको क्या होता है भाई? इन सभी चीज़ों को हमको एक प्रकार से ज्ञान होता है। किससे? तो इसी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि नाक में कुछ फंसने की क्रिया अक्सर देखी जाती है, बूढ़ों में, बच्चों में, या वृद्धों में, या सभी में? तो भाई नाक में कुछ फंसने की क्रिया जो होती है अक्सर बच्चों में देखी जाती है। ओके, यानी कि आपसे प्रश्न कह रहा है कि द एक्शन ऑफ द गेटिंग समथिंग स्टक इन द नोज इन ऑफ्टन सीन इन, तो चिल्ड्रन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है कि मुगदर, निहाई तथा रकाब किसकी अस्थियां हैं? बताने का प्रयास करें सभी लोग। मुगदर, निहाई तथा रकाब किसकी अस्थियां हैं? आँख की, नाक की, कान की, या जीभ की? यानी आपसे कह रहा है कि जो है हुज बोन्स आर द हेड, एनविल एंड जो है स्टिरअप। ओके, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मुगदर, निहाई, रकाब, ये जो अस्थियां हैं ये कान की अस्थियां हैं, यानी कि ईयर की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मध्य कर्ण का अन्य नाम क्या है? मध्य कर्ण का अन्य नाम क्या है? यानी अनदर नेम ऑफ फॉर मिडिल ईयर इज, बताइए। जो है थ्रोट ईयर, या फिर एक प्रकार से यूसे जो है यूस्टेसियस नालिका, यानी कि जो ट्यूब होती है वो, या फिर बोथ ए एंड बी? बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो भाई जो है मध्य कर्ण का जो अन्य नाम है वो क्या है? वो जो है कंठकर्ण भी है, और इसके अलावा जो है यूस्टेसियस नालिका भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न देखिएगा, नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथि है? बताने का प्रयास करें सभी लोग। नेत्र यानी कि आँख में पाई जाने वाली ग्रंथि है द ग्लैंड फाउंड इन द आई इज टीयर, या फिर एक प्रकार से मीमोमियन, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो नेत्र में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी भाई? अश्रु और जो है मीमोमियन दोनों है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अश्रु ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 2, 3, 4, 5, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो है लाइक्रिमल ग्लैंड्स और दियर? बताइए, अश्रु ग्रंथियाँ कितनी होती हैं भाई? तो अश्रु ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 3, यानी कि 3 है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फांस चुभने पर कब डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए? फांस चुभने पर कब डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए भाई? तो प्रभावित हिस्से में सूजन, या फिर या पस पड़ने पर, या त्वचा गर्म होने पर, या फिर जब फांस आँख के पास लगे तब, या फिर उपरोक्त सभी लक्षणों के होने पर? तो उपरोक्त सभी लक्षणों के होने पर इनमें से कोई भी लक्षण हो, यानी कि सभी लक्षण जब होंगे तो आप जो है फांस चुभने पर आप डॉक्टर को दिखाइए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न के बारे में समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो है पल्लव और पिमा ये कान के दो भाग अंता है, या बाहरी, या मध्य है? तो भाई ये पल्लव पिमा ये कान के बाहरी भाग को हम कहते हैं, ओके, बाहरी भाग में ही है। तो ये सब क्लियर हो गए प्रश्न। एग्जाम से प्रश्न ऐसे आपसे बनेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपसे क्या है प्रश्न है कि सड़क दुर्घटना में लगभग कितने लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं? सड़क दुर्घटना में लगभग कितने लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं? फटाफट से बताइए। सड़क दुर्घटना में लगभग कितने लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं? यानी कि
जो है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी पीपल्स डाई इन द रोड एक्सीडेंट बताने का प्रयास करेंगे भाई। तो हाउ मैनी जो है हाउ मैनी पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट बताने का प्रयास करेंगे। तो कितने हैं लगभग भाई, लगभग और लगभग बताना चाहूँ तो लगभग 1.3 मिलियन के आसपास। ऑप्शन नंबर सी 1.3 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, किसी व्यक्ति को रेफरल की आवश्यकता कब पड़ती है? किसी व्यक्ति को रेफरल की आवश्यकता कब पड़ती है भाई? किसी व्यक्ति को रेफरल की आवश्यकता कब पड़ती है, यानी कि व्हेन डज अ पर्सन नीड अ रेफरल, कब पड़ती है? जब सांस लेने में तकलीफ हो तब, बेहोशी आने लगी तब, मूर्छा हो तब, गर्दन की संदिग्ध चोट होने पर तब। इन सभी पर ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न देखिएगा, भूस्खलन का कारण है तीव्र वर्षा, वनों का कटाव या मानवीय क्रियाएं या फिर उपयुक्त सभी बताने का प्रयास करेंगे। भूस्खलन का कारण क्या है भाई? भूस्खलन का कारण तीव्र वर्षा के कारण से भी भूस्खलन होता है, वनों के कटाव से भी भूस्खलन की समस्या उत्पन्न होती है और मानवीय क्रियाओं से भी उत्पन्न होती है। ओके, लैंड स्लाइड इज द केसेस ऑफ ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर इसका डी, डिफॉरेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ह्यूमन एक्शन सेंस जो है हैवी रेंस। अगला प्रश्न है कि सुनामी का अन्य नाम है। सुनामी का अन्य नाम क्या है भाई? ज्वारीय लहरें, भूकंपीय लहरें या फिर दोनों? सुनामी का अन्य नाम क्या है, यानी कि अनदर नेम ऑफ सुनामी इज जो है टीडल वेव्स या फिर जो है सिस्मिक वेव्स बताने का प्रयास करेंगे। सुनामी का अन्य नाम क्या है भाई? भूकंपीय लहरें भी और हैवी, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ, सुनामी का नाम क्या? भूकंपीय लहरें और ज्वारीय लहरें दोनों। वैसे सुनामी का अन्य नाम अगर बोले तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होना चाहिए? ज्वारीय लहरें होती वो होती, ओके। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी भूकंप से भी समुद्रों में लहर आती है, तो उससे भी उठने वाली लहरें ही सुनामी कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सी लगाइएगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? अगला प्रश्न है कि लगातार ड्राइविंग करते समय कितने घंटे के अंतराल पर विश्राम करना चाहिए बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, लगातार ड्राइविंग करते समय कितने घंटे के अंतराल पर विश्राम करना चाहिए, यानी कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ द रेस्ट शुड बी टेकन व्हील ड्राइविंग जो है कंटिन्यूसली बताएं। लगभग 2 घंटे के अंतराल पर विश्राम करना परम आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी 2 यानी कि 2। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि आग रासायनिक दुर्घटना से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आग रासायनिक दुर्घटना से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ज्वलनशील द्रव रसायन को दूर रखना चाहिए, गैस कनेक्शनों को दूर रखना चाहिए और इसके अलावा बिजली के मेन स्विच को बंद करना चाहिए। ये सब रासायनिक दुर्घटना से बचाव के लिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी करने चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सिजेरियन क्रिया में शिशु को क्या खतरा हो सकता है बताने का प्रयास करेंगे। सिजेरियन क्रिया में शिशु को क्या खतरा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से में आ सकता है प्रश्न। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, ये सब जो है क्या है, ये सब कैसी आपदा, तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये सब बड़े छोटे छोटे प्रश्न आपसे बनेंगे और बड़ा सरल, कुछ मतलब कि 33 प्रश्न तो लगभग बहुत सरल आते हैं, ताकि आप कुछ भी मतलब कि आसानी से कर लो, मतलब कि उसमें कोई दिक्कत ना हो, आप पास हो जाओ, बस थोड़ा बहुत पढ़े हो। अगला प्रश्न क्या है? सिजेरियन क्रिया में, सिजेरियन से परसों करवाता है। सिजेरियन एक विधि होती है, यानी कि जो इसको आप ऑपरेशन विधि वगैरह बोलते हैं, उसी को सिजेरियन बुलाता है। तो इससे बच्चे पैदा करने की एक टेक्निक है, विधि है ये। ओके, तो सिजेरियन क्रिया में शिशु को क्या खतरा होता है? श्वास समस्याएं होती हैं बच्चे को, या फिर जानलेवा जख्म होता है, फिर स्तनपान की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सिजेरियन क्रिया में शिशु को ये सारे के सारे खतरे होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होता है। ओके, यानी कि व्हाट कैन बी द रिस्क टू द बॉडी इन जो है एक प्रकार से सिजेरियन सेक्शन। ओके, इससे क्या होता है? ऑल ऑफ द एबव। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जब योनि मार्ग द्वारा शिशु जन्म में कोई कठिनाई आ रही होती है तब सलाह दी जाती है किसकी? सिजेरियन की, बिल्कुल या सामान्य प्रसव की बताने का प्रयास करेंगे। तब जो है आपको, जब जो है योनि मार्ग द्वारा शिशु जन्म नहीं हो पाता है, उसका कठिनाई होने लगती है, तो उसको सलाह दी जाती है कि आप सिजेरियन करो, यानी कि जो है ऑपरेशन करो। ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है, यानी कि अंग्रेजी में देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके समक्ष जो है दिया हुआ है। ओके, इसको देख लीजिएगा अंग्रेजी वाले। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लंबे अस्पताल प्रवास के कारण माँ तथा शिशु को
लंबे अस्पताल जो है प्रवास के कारण माँ तथा शिशु को होने की संभावना रहती है? क्या होने की संभावना रहती है? स्वस्थ होने की संभावना रहती है, या अस्पताल जनित संक्रमण, या स्वयं द्वारा संक्रमण? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्पताल के द्वारा जो संक्रमण फैलते हैं वो हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, यानी कि ड्यू टू द लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे द मदर एंड द बेबी आर लाइकली टू गेट हॉस्पिटल बोर्न इन्फेक्शन। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गर्भाशयी चीरे तथा एक्सट्रैक्शन के दौरान शिशु को पहुंच सकती है चोट या जानलेवा जख्म या गंभीर चोट, या सभी? तो भाई जो है गर्भाशयी चीरे तथा एक्सट्रैक्शन के दौरान शिशु को ये सारी की सारी चीज़ होती, जानलेवा जख्म भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, गंभीर चोट भी आ सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ कि दोहराव सिजेरियन परिच्छेद क्या आता है? दोहराव यानी कि जब दोबारा, यानी कि रिपीटिव, एक प्रकार से रिपीटिटिव जो एक प्रकार से जो सिजेरियन सेक्शन होता है वो प्रफाउंड कब क्या आता है, मतलब कि इज प्रफाउंड। तो भाई वन द ओल्ड मार्क, यानी कि पुराने निशान पर, नई जगह पर, या कहीं पर भी। तो भाई ये जो है दोहराव सिजेरियन परिच्छेद जो क्या आता है ये पुरानी जगह पर ही किया आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी कि वन द ओल्ड मार्क्स, मतलब मार्क। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है। देखिए प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होने चाहिए, यानी कि योर आंसर व्हेन गिविंग सेक्स एजुकेशन शुड बी। बताइए, यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होने चाहिए सीधे, स्पष्ट, या छोटे, या फिर उपयुक्त सभी? बताने का प्रयास करेंगे। जब भी यौन शिक्षा देनी हो या फिर दे रहे हो किसी को, तो जो है आपका आंसर जो होना चाहिए ये इन सभी बातों का, यानी स्पष्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, यौन शिक्षा के विकास, प्रश्न है आपके समक्ष कि यौन शिक्षा किसके द्वारा, मतलब कि किसके द्वारा दी जाती है या दी जा सकती है? माता पिता, भाई बहन के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, या फिर दोस्त या कोई नज़दीकी व्यक्ति के द्वारा? बताइए भाई। तो यौन शिक्षा किसी के भी द्वारा दी सकती है, माता पिता भी दे सकता है, भाई बहन भी दे सकते हैं, अध्यापक दे सकते हैं, दोस्त या कोई नज़दीकी व्यक्ति भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अच्छा, भारत के लोग इतने ज़्यादा होशियार हैं कि उनको देने होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, खुद ही पता हो जाता है। विदेशों वाले को थोड़ा सा बौखलाए रहते हैं कि ये सब क्या होता है, थोड़ी देर पहचानेंगे, मतलब छोटे रहेंगे, बड़े होंगे तो थोड़े धीरे धीरे जानेंगे। बाई होम कैन सेक्स एजुकेशन बाई बी गिवन? टीचर्स, पेरेंट्स, इसके अलावा जो है सिबलिंग्स माने जो भाई बहन होते हैं। ओके, और इसके अलावा फ्रेंड्स और सम चूज पर्सन है जिसको आप चूज करें। अगला प्रश्न है कि यौन शिक्षा देते समय किन बातों पर ध्यान रखनी चाहिए? तो भाई यौन शिक्षा देते समय जो हमको शरीर रचना को ध्यान में रखना चाहिए, शरीर रचना विज्ञान पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आधो वस्त्रों की आवश्यकता पर ध्यान रखना चाहिए, परिपक्वता तथा शारीरिक परिवर्तनों पर भी ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, इन सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं, आप अगला प्रश्न आपके समक्ष अंग्रेजी वालों देख लीजिएगा, प्रश्न यही है। अगला प्रश्न देखिएगा, माता पिता तथा बड़े बच्चों, प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके समझ माता पिता तथा बड़े बच्चों से किस विषय पर बात करने में मतलब माता पिता तथा बड़े बच्चों से किस विषय पर बात करने से हिचकते हैं? माता पिता अपने बड़े बच्चों से किस बात से करने में हिचकते हैं? क्रिकेट के बारे में, यौन शिक्षा के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में? तो भाई सभी को पता होगा। और जो है ऑन व्हाट सब्जेक्ट आर यू एक प्रकार से हेसिटेंट टू टॉक द पेरेंट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रन? बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपको यौन शिक्षा, यानी कि सेक्स एजुकेशन जो होता है इससे लोग हिचकिचाते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जीवधारियों के शरीर में हर समय विभिन्न क्रियाएं होती रहती हैं, इन सभी जैविक क्रियाओं को क्या कहते हैं? उत्सर्जीय, प्रजनन, या फिर श्वसन, या तंत्रिका? बताइए। तो जीवधारियों के शरीर में हर समय विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, इन सभी जैविक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जित क्रियाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, आ वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मादा लैंगिक जो है, प्रश्न है कि मादा लैंगिक हार्मोन्स किसके कारण विकसित होते हैं? एस्ट्रोजन, या जो है प्रोजेस्टेरॉन, या फिर जो है रिलैक्सिन हार्मोन, इन सभी की? बताइए। तो मादा लैंगिक हार्मोन्स जो होती है किसके कारण से विकसित होते हैं भाई? तो इन सभी किसके कारण से विकसित होते हैं भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन, जो है एस्ट्रोजन, या फिर जो है रिलैक्सिन, सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, यानी कि फीमेल सेक्स जो है हार्मोन्स डेवलप्ड ड्यू टू ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न देखिएगा, पुरुष के जनन वृषण है, मतलब कि पुरुष के जनन अंग हैं, पुरुष के जनन अंग हैं क्या है, वृषण, शुक्रवाहिनी या फिर शुक्राशय, फिर ऊपर सभी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टेस्टिस या फिर जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड या फिर एक प्रकार से स्पर्म या एक प्रकार से ऑल ऑफ द एबव। बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, फटाफट से बताइएगा सभी लोग। पुरुषों में वृषण का प्रश्न क्या है कि जो है पुरुष के जनन अंग हैं, बताइए पुरुष के जनन अंग कौन से भाई, तो शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, वृषण, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्त्रियों में कितने जोड़ी अगर अंडाशय पाए जाते हैं, स्त्रियों में कितनी जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, तो एक जोड़ी। ओके, यानी कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ जो है ओवेरीज आर फाउंड इन फीमेल्स, तो कितना, एक। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पुरुषों में वृषण कहाँ पर स्थित होता है, उदर गुहा से किसी बाहर या फिर वृषण कोष में या अंडकोश में या सभी में। बताने का प्रयास करें तो पुरुषों में वृषण जो होता है ये कहाँ पर होता है भाई, ये कहाँ पर होता है, वृषण कोष में भी होता है, उदर गुहा से बाहर भी होता है और अंडकोश में स्थित होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगाइएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, माहवारी चक्र कितने दिन में पूरा होता है, माहवारी चक्र कितने दिन में पूरा होता है भाई, कितने दिन में होता है, 28 दिन में, 28 दिन में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, यानी कि इन हाउ मेनी जो है डेज डज द जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट, तो 28 डेज। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यौन आरंभ के समय, प्रश्न क्या है, यौन आरंभ के समय किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बताइए। अंग्रेजी में भी आपके समक्ष लिखा हुआ है, दोनों भाषाओं में देख लीजिएगा। यौन आरंभ के समय किस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं, शारीरिक परिवर्तन या संवेगात्मक परिवर्तन। तो यौन आरंभ के समय जो परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक भी होते हैं और संवेगात्मक भी होते हैं, यानी कि दोनों होते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ जो है पुबर्टी। ओके, तो क्या होगा, फिजिकल एंड इमोशनल दोनों, सी ऑप्शन बोथ ऑफ ए एंड बी। अगला प्रश्न देखिएगा, पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है, पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग क्या नहीं, यकृत नहीं है भाई, यकृत ये प्रजनन तंत्र का अंग नहीं, जबकि शुक्राशय, वृषण, सेशन ये सब है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, लीवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला प्रश्न देखिएगा, एसिडिटी के लक्षण है, एसिडिटी के लक्षण कौन से भाई, तो भाई पहला लक्षण है कि पेशाब के दौरान दर्द, लिंग में असामान्य रक्तस्राव, घाव या जो है चकत्ते होना, ये सब एसिडिटी के लक्षण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सिम्टम्स ऑफ जो है एसिडिटी, ओके, एसटीडी। अगला प्रश्न जो है एसटीडी के प्रकार बताइए, एसटीडी यानी कि जो है एसटीडी के प्रकार है, बताइए एसटीडी के प्रकार कौन से हैं भाई, तो जो है क्लेमाइडिया, एचपीवी यानी कि मानो पेपिलोमा वायरस और एचआईवी, ये सब क्या हैं, ये सब एसटीडी के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी। ओके, टाइप्स ऑफ एसटीडीज ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, यौन हिंसा किससे प्रभावित करती है, यौन हिंसा किसे प्रभावित करती है भाई, तो यौन हिंसा किसे प्रभावित करती है, संपूर्ण समाज को यौन हिंसा जो होती है प्रभावित करती है। यौन हिंसा किसे प्रभावित करती है, तो ये जो होती है संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। होम डज सेक्सुअल वायलेंस इफेक्ट टू द जो है होल सोसाइटी। अगला प्रश्न देखिएगा, LGBTQ में किस विषय से संबंधित शिक्षा दी जाती है, LGBTQ में किस विषय से संबंधित शिक्षा दी जाती है भाई, तो किस विषय से संबंधित शिक्षा दी जाती है, तो उभयलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, समलैंगिकता की शिक्षा दी जाती है, उभयलिंगी की और ट्रांसजेंडर सभी की दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हल्के अवसाद की चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं, हल्के अवसाद की चिकित्सा के लिए क्या प्रयोग करते हैं भैया, हल्के अवसाद की चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं, रॉक थेरेपी का प्रयोग करते हैं या फिर इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं या फिर दवाओं का प्रयोग करते हैं या सर्जरी का प्रयोग करते हैं। फटाफट से बताने का प्रयास करोगे सभी लोग, फटाफट से बताइए भाई, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग बताने का प्रयास करोगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो हल्के अवसाद की चिकित्सा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, बताइए, तो हम क्या प्रयोग कर सकते हैं भाई, क्या प्रयोग कर सकते हैं, रॉक थेरेपी प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द जो है मिल्ड जो है डिप्रेशन, तो रॉक जो है थेरेपी।
अगला प्रश्न देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्यक्रम एक जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि क्या करता है बताइए। मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्यक्रम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्या को हल करता है, बिल्कुल करता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या बिगाड़ने नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता है। मानसिक संकट होने पर प्राथमिक सहायता देता है, सभी देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, देखिए यहीं पर द मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड प्रोग्राम इज़ द ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, व्यक्तियों के प्रभावी कामकाज तथा भलाई के लिए क्या आवश्यक है। व्यक्तियों के प्रभावी कामकाज तथा भलाई के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि जो है व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द इफ़ेक्टिव जो है फंक्शनिंग एंड वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स। बताइए, व्यक्तियों के प्रभावी कामकाज तथा भलाई के लिए क्या आवश्यक है भाई, तो मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा, मेंटल हेल्थ। अगला प्रश्न देखिएगा, चिंता का प्रकार है। चिंता का प्रकार क्या है भाई, चिंता का प्रकार क्या है, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया या फिर जुनूनी बाध्यकारी विकार। बताइए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये सभी होंगे। ऑप्शन इज राइट आंसर डी। ओके, तो एंजाइटी इज़ द टाइप्स ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, और इसके अलावा फोबिया और जो है ऑप्स जो है प्रकार से जुनूनी बाध्यकारी जो है प्रकार से जो विकार हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला बस देखिएगा, गैर आत्मघाती चोट ये भी एक प्रकार का है, क्या है, तो गैर आत्मघाती चोट भी एक प्रकार का क्या है भाई, एक प्रकार का मनोविकार है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मनोविकारों को लेकर के प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपका समक्ष कि मनोविकृति का प्रकार है। देखिए, विकृति का प्रकार क्या है भाई, चलिए जान लेते हैं। मनोविकृति का प्रकार है, बताइए मनोविकृति का प्रकार कौन सा इनमें से, तो भाई जो है इसको जो है स्किज़ोफ्रेनिक, सिजोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार, ये सभी के सभी मनोविकृति विकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, यानी कि द टाइप्स ऑफ साइकोसिस इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, मनोविकृति के कारण है। बताइए सभी लोग, मनोविकृति के क्या कारण है, यानी क्या रीजंस हैं। द केसेस ऑफ जो है साइकोसिस आर, यानी मनोविकृति के कारण क्या है भाई, मनोविकृति का कारण क्या है, तो ये सभी आनुवांशिक कारक हैं, हार्मोनल कारक है, मस्तिष्क में परिवर्तन, ये सभी कारक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है, कौन सी दवाएं अधिकांश राज्यों में प्रतिबंधित है। कौन सी दवाएं अधिकांश राज्यों में प्रतिबंधित है भाई, तो कौन सी दवाएं हैं, सिंथेटिक जो है कैनबिनोइड्स जो दवा है ये, और सिंथेटिक जो है सिंथेटिक कैथिनोल, ये जो दो ये जो दवाएं हैं दोनों की दोनों, ये क्या हैं, ये अधिकांश राज्यों में प्रतिबंधित है, बैन है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष है, दवाओं पर निर्भरता किन बीमारियों तथा जटिलताओं को उत्पन्न कर सकती है। दवाओं पर निर्भरता किन बीमारियों तथा जटिलताओं को उत्पन्न कर सकती है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। दवा जो है प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि दवाओं पर निर्भरता किन बीमारियों तथा जटिलताओं को उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन ए है संचारी रोग जो है उत्पन्न हो सकते हैं। ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन बी है दुर्घटनाएं एवं आत्महत्याएं होती, बिल्कुल, और वित्तीय समस्याएं, सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो है हेलापेरिडोल तथा फ्लोरप्रोमाजिन किसकी बीमारी में दी जाती है। बताइए, मनोविकृति विज्ञान में या फिर मनोविकृति में या फिर शारीरिक विकृति में, सामान्य फ्लू में या फिर हड्डी टूटने में। बताइए, तो ये जो है हेलापेरिडोल जो टेबलेट है, और इसके अलावा जो है फ्लोरप्रोमाजिन, ये बीमारी जो होती है अगर आपके अंदर जो है मनोविकृति चीज है तो ये आपके अंदर से दूर होगी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। इन विच डिसीजेज जो है हेलापेरिडोल एंड फ्लोरप्रोमाजिन आर गिवन साइकोसिस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, ये बहुत सारे प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बता दिए। निश्चित तौर पर आप लोगों ने सारे के सारे प्रश्नों को किया होगा एग्जाम्स, मतलब कि करेंगे एग्जाम्स में, और ये कुछ प्रश्न आपके तो आ ही रहे होंगे। इसके अलावा आप जो है मनोविज्ञान का भी मॉडल पेपर देख लीजिएगा,
मनोविज्ञान का मॉडल पेपर कल आपके समक्ष आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न मैंने बताए हैं। वहीं अगला प्रश्न आपका हिंदी साहित्य का था, इससे पहले वाला, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष आया था शिक्षा शास्त्र का, इससे पहले, उसको भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर का। इसके पहले से जो है अर्थशास्त्र का जो है आया था, इकोनॉमिक्स का, BA सेकंड सेमेस्टर का। इसके बाद में आप देखेंगे जो है BA सेकंड सेमेस्टर संस्कृत का एक प्रकार से गाइड मेरे पास आई थी, संस्कृत साहित्य का, ओके, BA सेकंड ईयर का, तो इसको उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये मॉडल पेपर भी आपका संस्कृत का दे दिया मैंने, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि मध्यकालीन इतिहास का भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों समाहित थे उसमें। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है भूगोल का भी मॉडल पेपर हमने दे दिया, 100 से क्या लगभग 150 प्रश्नों को मैंने उसमें तैयार किया। और आपके सेकंड सेमेस्टर के जो एक प्रकार से BA सेकंड सेमेस्टर है, BSc सेकंड सेमेस्टर है, उसमें अगर जो छात्र जियोग्राफी ले होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला ये सोशियोलॉजी का भी मॉडल पेपर देख सकते हो आप, सोशियोलॉजी का भी मॉडल पेपर देख सकते हो, इसके बारे में मैंने बताया आपको, मतलब कि हो गया है। वहीं आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके मतलब कि अगला जो आपका है शिक्षा शास्त्र का भी मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी दे दिया, उसको भी देख लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी वाला भी मॉडल पेपर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न वही होम साइंस का है, वो भी देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का जो मॉडल पेपर मेरा है, या फिर कम्युनिटी में जब आप जाएंगे तो कम्युनिटी में मेरे भाई आप देखिएगा, कम्युनिटी जो पोस्ट होती है, कम्युनिटी पोस्ट, क्या बोल दिया मैंने, चलिए अच्छा, तो सॉल्व मॉडल पेपर होगा ये राजनीति शास्त्र का, ये BA सेकंड सेमेस्टर का ही है, टॉप 100 इसमें क्वेश्चन बताए गए हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट से पेपर का नाम है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करने का प्रयास किया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का ये भी लेक्चर देख लीजिएगा। इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ओके, तो कोई दिक्कत की बात आपकी नहीं होगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये सब देख लीजिएगा, होम साइंस का, समाजशास्त्र का, शिक्षा शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का, भूगोल का, जियोग्राफी का, मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री का, संस्कृत का, सभी का देख लीजिएगा, ओके। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा अर्थशास्त्र का और शिक्षा शास्त्र का सभी का देख लीजिए, हिंदी साहित्य का भी देख लीजिए। धन्यवाद।